मेरा नाम ज्योति है। मेरी 14 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। जगह जगह लेकर उसे घूमती फिरती थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी नंद ने तांत्रिक बाबा के बारे में बताया था, जो बहुत फेमस था। मैं अपनी बेटी को बूढ़े तांत्रिक बाबा के पास लेकर आ गई थी, तो वो कहने लगा, तुम कल शाम को अपने घर का दरवाजा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊंगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने घर का दरवाजा खुला रखा था। शाम के 6 o'clock बज चुके थे जब बाबा हमारे घर आया और उसने अपने थैले से निकालकर हमें 2 पूरियां दी थीं और कहने लगा, इसे पानी में मिलाकर पी लो, उसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और हम बेहोश हो गए थे। जैसे ही हमारी आंख खुली तो यह देखकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई कि हमारी बेटी तो बहुत बुरी हालत में वहां पर मौजूद थी, क्योंकि उसके साथ मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर का इलाज किया था, लेकिन जब मेरी शादी का 5वां साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए यह बहुत बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट किया था। इस सब ने मेरे पति में मेरा हमेशा साथ दिया था। मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मेरी ससुराल में मेरे ससुराल वाले मुझे औलाद ना होने पर बहुत ताने दिया करते थे। वो लोग मुझे बांझ समझते थे। मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी। मैं तो अब हिम्मत ही हार गई थी और अपने पति से भी कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी। मगर वह मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे। वो कहते थे कि अगर भगवान हमें औलाद देगा तो दे देगा, जरूरी नहीं है कि मेरी दूसरी शादी करने पर भी मुझे औलाद मिल जाएगी। अगर उससे भी नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा। भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया था। मेरी और मेरे पति के तो खुशी के ठिकाने ही रहे थे। मैं सारा सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी, यहां तक कि मेरे पति भी बेटी को गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा एक्सपेंसिव कपड़े पहनाती थी और घर में उसकी जरूरत का हर सामान मौजूद था। मेरी बेटी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा था और फिर वह 4थे साल में लग गई थी, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। हम उसके सामने कुछ भी करते तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं पिंकी की मां थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी। मगर पड़ोस की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थीं कि तुम्हारी बेटी 4 साल की हो गई है, अभी तक कुछ देख नहीं सकती। क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने भी लोगों के बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे, वो सब के सब अपनी आंखों से साफ साफ देखते थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज्यादा डरा दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द शेयर या नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहां पर इंसान के अंदर किसी तरह की कमी होने पर उसका वही नाम पड़ जाता था। ये सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहाँ करेंगे। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी यह बात अच्छे से नोटिस करते थे। वह मुझसे कहते थे, क्या बात है ज्योति, तुम हमेशा इतनी परेशान सी क्यों लगती हो। मेरे पति ने जब मुझसे पूछा तो मैं फूट फूट कर होने लगी थी। मैं कहने लगी, मुकेश, हमारी बेटी 4 साल की हो गई है, मगर अभी तक वह कोई चीज देख क्यों नहीं पाती है। पड़ोस की औरतें मुझे डराती हैं और अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं कि शायद हमारी बेटी आंधी है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कुछ देख नहीं पाती। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ज्योति, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो सच में पागल हो गई हो, ना जाने कब में से यह बातें अकेली ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे कहा होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ क्या हल निकाला है। राजीव कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आंखों की रोशनी के लिए शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम देख लेना, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वह भी देखने लगेगी। डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं राजीव की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, राजीव, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है तो हम क्या करेंगे। राजीव कहने लगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम भगवान की कृपा से उसका यही शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी तो दी है, और तुम्हें पता है कि कितने सालों बाद हमें औलाद मिली थी, हमारी बेटी के रूप में, जिसके लिए हम तरस रहे थे। अब अगर उसमें कोई कमी है तो यह भी भगवान की कोई मर्जी ही है। हम उसके सामने कुछ भी करते तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं पिंकी की मां थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी, मगर पड़ोस की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थीं कि तुम्हारी बेटी 4 साल की हो गई है,
अभी तक कुछ देख नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने भी लोगों के बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे वो सब के सब अपनी आंखों से साफ साफ देखते थे। मुझे इन बातों ने बहुत ज्यादा डरा दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द शेयर या नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहां पर इंसान के अंदर किसी तरह की कमी होने पर उसका वही नाम पड़ जाता था। यह सोचकर ही मेरा पूरा शरीर कांप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहाँ करेंगे। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे पति भी यह बात अच्छे से नोटिस करते थे। वह मुझसे कहते थे, क्या बात है ज्योति, तुम हमेशा इतनी परेशान सी क्यों लगती हो? मेरे पति ने जब मुझसे पूछा तो मैं फूट फूट कर होने लगी थी। मैं कहने लगी, मुकेश, हमारी बेटी 4 साल की हो गई है, मगर अभी तक वह कोई चीज देख क्यों नहीं पाती है? पड़ोस की औरतें मुझे डराती हैं और अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं कि शायद हमारी बेटी आंधी है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कुछ देख नहीं पाती। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ज्योति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो सच में पागल हो गई हो, ना जाने कब में से ये बातें अकेली ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे कहा होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ, क्या हल निकाला है? राजीव कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आंखों की रोशनी के लिए शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तुम देख लेना, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वह भी देखने लगेगी। डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं राजीव की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, राजीव, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है तो हम क्या करेंगे? राजीव कहने लगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम भगवान की कृपा से उसका यही शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने हमें बेटी तो दी है, और तुम्हें पता है कि कितने सालों बाद हमें औलाद मिली थी, हमारी बेटी के रूप में, जिसके लिए हम तरस रहे थे। अब अगर उसमें कोई कमी है तो यह भी भगवान की कोई मर्जी ही है। और हाँ, हमें हर हाल में अपने भगवान की मर्जी क्यों एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं अपने पति की बात पर एग्री थी। मैंने उनकी बात पर सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकालकर किचन के कामों में बिजी हो गई। किचन में काम करते टाइम पर मैं यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जन्म से ही अंधी हो। सारा दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था। टेंशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और रात को ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था। मुझे अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि अगर वह ऐसी ही आंधी रही तो आने वाले टाइम में उसकी शादी कैसे होगी, कौन उसे अपनाएगा। और भगवान से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करती रही थी कि मेरी अपनी आंखों से देखने लगे और उसके साथ कोई बड़ी परेशानी ना हो। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रो रोकर मेरी आंखें भी सूज चुकी लग थीं। हॉस्पिटल जाना ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल सुबह के 11 o'clock बज रहे थे। मेरे पति ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और पिंकी को भी तैयार कर लो। हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। उसने कभी मुझे तंग नहीं किया था। मैं उसे जैसा कहती वह वैसा ही कर लिया करती थी। भले ही उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह हर चीज महसूस करके अपने खिलौने के साथ खेलती रहती थी। वो मोहल्ले के बाकी बच्चों की तरह जिद भी नहीं किया करती थी। मैंने अपनी बेटी को प्यारी सी फ्रॉक पहना दी, जिसको पहनकर वह बहुत प्यारी लग रही थी, और मैं भी तैयार हो गई। उसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंखों का पूरा चेकअप कर लिया था। चेकअप करने के बाद वह कहने लगा, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। कुछ बच्चों की आई साइट वीक होती है, इसी वजह से वह थोड़ा देर से देख पाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना है। मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाइयाँ दे रहा हूँ। आपकी बेटी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटी भी मौजूद है। आप चाहे तो अपनी बेटी को हमारे आई सेंटर भेजकर उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। आप हर हफ्ते अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर ले आएगा। आपकी बेटी धीरे धीरे देखने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। इसलिए अपने पति से कहने लगी कि आप हमें शॉपिंग मॉल लेते चलिए, मुझे पिंकी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। और फिर मेरी बेटी ने जिस जिस कपड़े को कहा, मैंने उसे वह कपड़ा दिल दिया था। उसने अपने लिए थोड़े से खिलौने भी लिए थे। उसने खिलौने पर खुद अपनी मर्जी से हाथ रखा था और उन्हें पसंद किया था। जब से पिंकी पैदा हुई थी
मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मुझे ना तो पहनने का होश था और ना ही ओढ़ने का। मैं खुद पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी। बस मुझे हमेशा अपने पति और बेटी की ही खुशियों की फिक्र लगी रहती थी। फिलहाल अब तो मैं खुश रहने लगी थी क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी कम कर दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया। हमने उस डॉक्टर पर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह से चेकअप करने को वह कहता, हम वैसा ही कर लिया करते थे, यही सोचकर कि शायद हमारी बेटी देख सके। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी अब 7 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने राजीव से कहा, हम अब उस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं लेकर जाएंगे। हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि हमने शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। यहाँ था कि हमें कोई दूसरे शहर के डॉक्टर की राय भी देता तो हम अपनी बेटी को वही लेकर चले जाते थे। लेकिन हर जगह हमें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। उसके बाद हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर को छोड़कर किसी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए। किसी दूसरे बच्चे ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था। वह डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम देखना, तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे गया था और मैं उस रास्ते की तरफ चलने लगी थी। कई साल हमारे इसी तरह से बर्बाद हो गए थे और फिर हम वेद तांत्रिक इन लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगे थे। और ऐसे हम करते करते मेरी बेटी 14 साल की हो गई थी, मगर अभी तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे पति की जितनी भी सैलरी होती थी वह सारी हम पिंकी के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे। इसीलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग भी नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी और वह इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं उसे दिल भर के देखने से भी डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर ना लग जाए। हमारे आस पड़ोस के लोग भी मेरी बेटी की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे और सब लोग यही कहा करते थे कि ज्योति की बेटी पिंकी बहुत खूबसूरत है। अगर यह बेचारी देखती भी होती तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की यह बातें सुन सुनकर मेरा दिल जलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थीं और मैं ओल्ड लगने लगी थी। एक दिन हमारे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हुआ था। एक दिन हम अपनी बेटी को लेकर एक वेद के पास गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दिया और कहने लगे कि कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। हमने वेद जी को उनकी फीस दी और वापस आने के लिए खड़े हो गए थे और बाहर निकले तो एक अजीब सा हादसा हो गया था। हमारे सामने ही एक 18 साल का लड़का अपनी साइकिल पर जा रहा था। एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी। वो जवान लड़का जमीन पर गिर गया था और उसके सर से बुरी तरह से खून बह रहा था। राजीव भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने आसपास खड़े कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला उस लड़के को अस्पताल लेकर जाने के लिए राजी हुआ था। हम उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने अपना इलाज करना शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि राजीव रात भर उस लड़के के साथ अस्पताल में ही रहे थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि उस लड़के की हालत काफी सीरियस थी और वो कोमा में चला गया था और उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे उसकी पहचान की जा सके या उसकी फैमिली को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थीं। न जाने वह लड़का किस माँ का बेटा था और उसकी माँ उसके लिए कितना परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे पति इसी तरह अस्पताल जाते रहे और उस लड़के का इलाज चलते चलते 1 महीना हो गया था। जब वह कुछ रिकवर हुआ तो मेरे पति उसे हमारे घर लेकर आ गए थे। उस लड़के के सर पर पट्टी बंध रही थी। मैंने अपने पति की तरफ घूरते हुए देखा तो वो उस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़ आए थे और कहने लगे, ज्योति, ये लड़का होश में तो आ गया है, लेकिन अपनी याददाश्त तो खो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया है कि हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो इसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। तब तक मुझे इसे यहाँ लाने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यह कहाँ जाता जबकि अभी तक इसकी फैमिली से भी कोई नहीं आया। किसी ने शायद इसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेकर आ गया। इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है। इसने अपना नाम विवेक बताया है। मेरे पति बहुत परेशान लग रहे थे, फिर भी मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, राजीव, आपको नहीं पता कि हमारी बेटी जवान है। तो वो कहने लगे, अभी यह लड़का बीमार है, जब तक यह ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूंगा। मैंने सर हिला दिया था। मुझे भी उस लड़के की हालत देखकर तरस आता था, इसीलिए मैं भी उसका ख्याल रखने लगी थी। वह बहुत प्यार लड़का था और मैं उसको देखकर सोचती थी कि अगर भगवान मुझे एक औलाद और देता और वह बेटा होता तो आज मेरा परिवार पूरा हो जाता। शायद मेरा बेटा इसके जैसा ही होता। मैं जब भी उसका कोई काम किया करती तो वह मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोलता था।
जहां तक मेरी बेटी पिंकी की बात है तो वह लड़का मेरी बेटी को आंख उठाकर तक नहीं देखता था। मुझे उसकी शराफत ने बहुत इम्प्रेस किया था। इसी तरह 1 महीना गुजर चुका था और वह लड़का धीरे धीरे चलने भी लगा था। मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी। तो वह लड़का मेरे कमरे में ही आ गया और मुझसे कहने लगे, आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, ज़रूर पूछो, क्यों नहीं। तो वो कहने लगा, आंटी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपकी बेटी देख नहीं सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, आपको उसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए? विवेक की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी अंधी है और वह देख नहीं सकती। ये बात सुनकर विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं कहने लगी, वह 4 साल की थी, तब से ही मैं उसका इलाज करवा रही हूँ। अब वो 14 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं है। उसने सर हिला दिया और कहने लगा, आंटी, जब इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवा दिया? अगर आप इसे भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेती तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे विवेक की यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था और मैं चिल्लाकर उसे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? पिंकी मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूंगी जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। वो तो फिर भी मेरी बेटी है, लेकिन हम तो तुम जैसे अनजान का भी इलाज करवा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें अपने घर में रहने के लिए भी जगह दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपनों जैसा ही बिहेव करते हैं। तुम्हें तो शायद याद नहीं, क्योंकि हमने देखा है तुम्हें एक तेज रफ्तार से आई हुई कार हमारी आंखों के सामने टक्कर मार कर गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने के भी चांसेस नहीं थे। मेरे पति ने तुम्हारी मदद की तो क्या हम तुम्हें वहां पर मरा हुआ छोड़कर वापस चले आते? और अब तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है और हमें नहीं पता कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा। तो क्या तुम्हारा इलाज यह सोचकर बंद कर दें इसमें ही भगवान की मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दे? मेरी जवान बेटी घर में मौजूद होते हुए भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। विवेक की बात तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी, क्योंकि जो बात विवेक ने मुझसे की थी ऐसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। और फिर वह अनजान लड़का जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को देख देख कर तकलीफ में रहती हूँ और किस तरह के हालात का सामना करती हूँ, वो मुझे ऐसी राय कैसे दे सकता था? मैं इतने गुस्से में हो गई थी कि बिना कुछ सोच समझे ही बोलती चली जा रही थी। विवेक के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो कहने लगा, आंटी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं पहले से काफी बेहतर हो चुका हूँ और जहां तक मेरी याददाश्त की बात है वह भी धीरे धीरे वापस आ ही जाएगी। लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता है, क्या आप लोग एक इज्जतदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी भी है। लोगों को इल्जाम लगाते हुए ज्यादा देर नहीं लगती, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो यहाँ से नहीं जा सकता, वरना वह मुझे रोक लेंगे और जाने नहीं देंगे। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। जिंदगी रही तो आप लोगों से मेरी फिर मुलाकात होगी और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर विवेक मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में ही बैठी हुई थी कि विवेक ने आखिर मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी भगवान की मर्जी समझकर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उसने मुझे दिलासा क्यों नहीं दिया और यह क्यों नहीं कहा कि आंटी, आपकी बेटी एक न एक दिन ठीक हो जाएगी। और गर्व है आप जैसी माँ पर जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी भी परवाह नहीं की और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मेरी सारी बातें सोचती चली जा रही थी और रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद सोकर उठ गई थी और वह कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तो कहने लगी, माँ, ऐसा लग रहा है कि विवेक भैया घर में मौजूद नहीं है। माँ, आखिर विवेक कहाँ पर चले गए हैं? और अगर वह घर में ही है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैंने पिंकी से कहा, बेटा, तुम आराम करो, वह यहीं कहीं होगा। मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी फिर मुझसे बार बार विवेक के बारे में पूछने लगी तो मैंने उससे कह दिया, बेटा, वह ठीक हो गया था, इसलिए अपने घर वापस चला गया है। अब वो हमारे घर कभी नहीं आएगा। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी एकदम से ही उदास हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वह मुझसे कहने लगी, माँ, विवेक को इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वह मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को उसके साथ लगाव हो गया था क्योंकि वह मेरी बेटी के साथ बातें करता था। यह बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद जैसे मैं कुछ होश में आने लगी थी। मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। न जाने मैंने उस लड़के के साथ इतना बड़ा कैसे कर दिया था।
कि वो मेरा घर ही छोड़कर चला गया था। अब अगर इस बारे में मेरे पति को पता चल जाता तो वह मुझसे बहुत नाराज होते, और विवेक के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। शाम को मेरे पति जब ऑफिस से घर आए तो उन्होंने घर आते ही सबसे पहले विवेक के बारे में ही पूछना शुरू किया था। मैं घबरा गई थी और कहने लगी विवेक की याददाश्त वापस आ गई थी, इसलिए वह अपनी फैमिली के पास वापस चला गया है। मेरे पति की आंखों में शिकवा साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगे, ज्योति, मुझे विवेक से ऐसी उम्मीद नहीं थी, कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया। मैं घबरा गई थी और अपनी नजरें चुराने लगी थी। राजीव कहने लगे, ज्योति, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वह मेरा अपना ही हो। चलो, अच्छा हुआ वह ठीक हो गया। वैसे भी बस एक न एक दिन अपनी फैमिली के पास जाना ही था, लेकिन बस मुझे उससे यह शिकायत रहेगी कि वह आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया। भगवान करे वह जहां हो खुश रहे। मैं अपने पति के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। राजीव ने मुझसे उसके बाद विवेक के बारे में कोई बात नहीं की थी, क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी आदत यह थी कि वह मुझे ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं विवेक के लिए अंदर ही अंदर से बहुत टेंशन में आ गई थी। वो एक बहुत अच्छा लड़का था। उसका बिहेवियर बताता था कि वह किसी पढ़े लिखे और अच्छे परिवार से बिलोंग करता होगा। पिंकी भी विवेक के जाने के बाद बहुत खामोश खामोश सी रहने लगी थी, और मैं उसकी इस हालत को अच्छी तरह से देख सकती थी। फिर मैं यह नहीं समझ पा रही थी कि उसकी यह हालत किसी तरह से हो गई है। अब घर में बहुत ज्यादा उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति की छोटी बहन आई थी। उसकी शादी सूरत में हुई थी, इसलिए वह 2 दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। आज उसके जाने का दिन था। शाम के 4 o'clock बजे तक वह अपने घर जाने वाली थी। उसने मुझे बताया कि भाभी, आपको पता है, हमारे सूरत में रहने वाले ही एक तांत्रिक बाबा यहाँ पर आपके शहर में आए हुए हैं, और वह यहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियां हल करने के लिए आए हैं। उनकी उम्र और तजुर्बा बहुत ज्यादा है। वह लोगों का इतना अच्छा इलाज करते हैं कि बेउम्मीद लोग भी उनसे उम्मीद लगा बैठते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वह पैसे तो थोड़े ज्यादा लेते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं। और वैसे भी आप तो अपनी बेटी पर अब तक काफी पैसे खर्च कर चुकी है। आपने तो अभी तक पिंकी के लिए कोई इलाज नहीं छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि तांत्रिक बाबा के इलाज से हमारी पिंकी भी देखने लगेगी। मैं अपनी नंद की बात सुनकर खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी नजर आने लगी है। मैं कहने लगी, काजल, क्या वह तांत्रिक बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वह अपनी आंखों से देखने लगेगी? वो कहने लगी, भाभी, उस तांत्रिक बाबा के तो हमारे सूरत में बहुत चर्चे हैं, और वह यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए ही आया है। इससे पहले वह यहाँ से चला जाए, आप उसका फायदा उठा लो और जरूर हमारी पिंकी उससे ठीक हो जाएगी। आपको पता है, मेरी देवरानी के पास भी औलाद नहीं हुई थी। शादी के पूरे 9 साल बाद जब उसका इलाज तांत्रिक बाबा से करवाया, उसके बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी नंद से यह बात सुनकर मुझे उम्मीद जागती हुई नजर आ रही थी। मैंने काजल से उस तांत्रिक बाबा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। शाम के 4 o'clock तक मेरी नंद अपने पति के साथ अपने ससुराल सूरत चली गई थी, और उसके बाद मेरे पति ऑफिस से जब घर आए तो मैंने उनको अपनी नंद काजल के बताए हुए तांत्रिक बाबा के बारे में बताया। मैंने अपने पति को बताया, राजीव, आज काजल बता रही थी कि सूरत से हमारे शहर में एक तांत्रिक बाबा आया है। उनके इलाज से हर कोई ठीक हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। हम अपनी बेटी को भी उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। मुझे उस तांत्रिक बाबा से बहुत उम्मीद लग रही थी, मगर तांत्रिक बाबा को लेकर राजीव का बिहेवियर कुछ अजीब सा लग रहा था। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा था। मैं कहने लगी, राजीव, तुम पैसों की परवाह मत करो। मैं अपना जेवर बेच दूंगी, लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। राजीव कहने लगे, ज्योति, आज तक मैंने कभी पैसों की परवाह की है? मैं तो यह सोचकर परेशान हो रहा हूं कि हमने अपनी बेटी को आज तक कितनी दवाइयां खिलाई है, कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी चीज का भी कोई असर नहीं हुआ है। ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी पर कोई परेशानी खड़ी हो जाए। मुझे तो राजीव की बातों में विवेक का चेहरा नजर आने लगा था। वो बिल्कुल उसके जैसी ही बातें कर रहे थे। मैं गुस्से से उठकर खड़ी हो गई थी और मैंने राजीव से कहा, मुझे नहीं पता, कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएंगे। बस फैसला हो गया है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता था कि राजीव कभी भी मेरी बात को नहीं टालते हैं। वो मेरी उम्मीद पर खरे उतरे थे। अगले दिन वह ऑफिस से जल्दी ही छुट्टी लेकर आ गए थे।
हम शाम के 4 o'clock बजे के टाइम पर अपनी बेटी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर चले गए थे। हैरत की बात तो ये थी कि आज पिंकी भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी, माँ मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। जो कमी मेरे अंदर है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटी आज मुझे एक आखिरी बार मौका और दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूंगी। वो मेरी बात मान गई थी और हम तांत्रिक बाबा की दुकान तक चले गए थे। वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आने वाला है। मैंने अपने पति की तरफ देखा और कहने लगी, देखा अपने यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है। ये सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं, इन लोगों को फायदा होता है, तभी तो यहाँ पर आए हैं। मेरे पति भी गौर से भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने सर हिला दिया था। हमारा नंबर आने में अभी बहुत देर था, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। 7 बज चुके थे, तब कहीं जाकर हमारा नंबर आया था। हम बाबा के पास पहुंचे तो हमने अपनी बेटी पिंकी को आगे कर दिया और उनको बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही अंधी है। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वह इस दुनिया को देख सके। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराकर कहने लगे, बहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इसका इलाज भी स्पेशल तरीके से ही करना चाहता हूँ। तुमने देखा है सारे लोगों का इलाज मैंने उन्हें यही बुलाकर ही किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर आकर करना चाहता हूँ। मुझे अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं तसल्ली के साथ इस लड़की का इलाज कर सकूं। मेरे पति ने एक पर्ची पर उनको हमारे घर का एड्रेस लिखकर दे दिया था। बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखना बहन, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्द ही वापस आ जाएगी। उसके बाद तुम्हें सबको मेरे बारे में बताना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आ सके और सेहतमंद हो सके। तुम कल को अपने घर के दरवाजे खुले रखना, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे पति मुकेश वह कुछ उदास से नजर आ रहे थे। मुझे कहने लगे, ज्योति मुझे यह बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो वह शक्ल से ही ढोंगी लगता है। मैंने उनका डांट दिया और कहने लगी, राजीव आप भी हद करते हैं। आखिर आपने उनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको वह अभी से ही ढोंगी नजर आने लगे? आप तो पहले से ही उन पर यकीन नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऐसा ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा? राजीव ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा दिल चाहे वैसा करो। मैंने राजीव को सख्ती से मना कर दिया था कि आप आस पड़ोस में भी किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर तांत्रिक बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का घर आकर इलाज करेंगे। इस तरह से अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग हमारे घर पर आ जाएंगे और मेरी बेटी का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। राजीव मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे और मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक होने वाली है। मैंने अपनी बेटी से कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम दोनों माँ बेटी बाहर घूमने चला करेंगे और मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग कराऊंगी, मूवी दिखाऊंगी और पार्क में भी घुमाने लेकर जाया करूंगी। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, माँ मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ, आखिर यह दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी भी यही चाहती थी कि वह ठीक हो जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। फिलहाल मैंने अपने पति से कह दिया था वो नाश्ते का सामान लेकर आ जाएं और मार्केट से खाना भी 1-2 वैरायटी का लेकर आ जाए। मैं चाहती हूं कि बाबा हमारे घर से ही खाना खाए और नाश्ता भी करें। राजीव सामान ले आए थे तो अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतजार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम के 6 बजे बाबा और उनके साथ एक आदमी आया था। शायद वह उनका ही चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा जी आप पहले खाना खा लें, उसके बाद चाय नाश्ता कर लेंगे। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूंगा, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारा पति कहाँ है, उसे भी इसी कमरे में बुला लो। मैं राजीव को भी कमरे में लेकर आ गई थी। उन्होंने पिंकी को अपने सामने बैठा लिया था। फिर अपने ठेले से 2 कागज की पुड़ियां निकाली और फिर मुझसे कहने लगे, जाओ 2 गिलास सादा पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आ गई। बाबा ने वो पुड़िये दोनों गिलास में डाल दी थी और फिर कहने लगे, यह पानी अब तुम दोनों पति पत्नी पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों पर फूंक मार देनी है। मैंने तो वो पानी एक ही बार में पी लिया था, लेकिन मेरे पति को तो एक घूंट पीते ही फंदा लग गया था। वो कहने लगे, इसका टेस्ट बहुत खराब है। बाबा जी कहने लगे, यह क्या बात हुई, मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने यहाँ पर आया हूँ और तुम इसको पीने में नखरे दिखा रहे हो।
मैंने राजीव को आंखें दिखाई और कहने लगी, जल्दी से पी लो। वो बेचारे मजबूर हो गए और गिलास को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा सर अचानक भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मेरी आंखें भारी होने लगी थीं और मैंने पलटकर अपने पति की तरफ देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे और उनका भी सर भारी होने लगा था। लेकिन वह बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था। उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी मम्मी पापा बचाओ कह कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने भागने की भी कोशिश की मगर बाबा के चेले ने उसका हाथ पकड़ लिया। बंद होती हुई आंखों से मुझे तांत्रिक बाबा में एक हैवान नजर आ रहा था और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। मगर मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। न जाने कितने टाइम तक मैं और मेरे पति बेहोश रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं घबरा कर उठ बैठी और चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज लगने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती हुई चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसको गले से लगा लिया। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। बेटी की हालत देखकर तो मेरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी के कपड़े भी फटे हुए थे और वह बहुत रो रही थी, बहुत डर रही थी। मैंने जल्दी से राजीव को उठाया और इधर उधर तांत्रिक बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब मैं कमरे से निकालकर बाहर आई तो देखा कि हॉल में ही बाबा और उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है बेटी? राजीव भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के अंदर पुलिस भी आ गई थी। काफी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे। उन्होंने बाबा और उसके चेले को अरेस्ट कर लिया और अपने साथ लेकर चले गए थे। उनके पीछे विवेक भी खड़ा हुआ था। मैं विवेक की तरफ देखकर पूरी तरह से डर कर रह गई थी। मैं कहने लगी, विवेक तुम यहां पर कैसे आ गए? यहां क्या हुआ था? वह कहने लगा, आंटी जब मैं कल आपके घर आया था तब आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते इस तांत्रिक बाबा की दुकान तक चला गया था। मैं वहां पर बाहर खड़ा हुआ आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आप लोगों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर अचानक मेरे घर से कॉल आ गई, इसीलिए मैं अपने घर को वापस लौट गया था। हाँ, पर मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी कि आप लोगों के घर तांत्रिक बाबा काल को आएगा और पिंकी का इलाज शुरू करेगा। मैं अपने घर वापस चला गया था। मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत इम्प्रेस कर दिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस आऊंगा, क्योंकि यह तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं था। यह एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज्जत खराब करता था। एक दिन मुझे पता चला था कि इस झूठ तांत्रिक बाबा को सूरत से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। इसीलिए मैंने प्लानिंग की हुई थी कि अगर यह बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं फौरन इसको पुलिस के हवाले करवा दूंगा। इसीलिए मैं दीवार से कूदकर आपके घर के अंदर आ गया था और यह बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था वह सब कुछ देख रहा था। जब इस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया था तो मैं तभी पुलिस को कॉल कर चुका था। आपके बेहोश हो जाने के बाद ये दोनों पिंकी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस तांत्रिक बाबा और इसके चेले को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया था। भगवान ने हमारी पिंकी को बचा लिया था और मैं पिंकी को समझा रहा था उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसका भाई अब आ गया है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में ही नहीं आ सके। जब कई देर बाद आप लोग होश में आ गए तो पुलिस भी आ गई और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। मैं विवेक की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, विवेक मुझे माफ कर दो, भगवान तुम्हारा भला करें। तुमने आज हमारी इज्जत को बचा लिया है और मेरी बेटी की जान भी बच गई है। विवेक कहने लगा, आंटी आपको उस दिन भी मेरी बात बहुत बुरी लग गई थी, मगर सच तो यही है कि भगवान ने कुछ सोच समझकर ही पिंकी की आंखों की रोशनी नहीं दी है। आप भगवान की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लीजिए और उसकी मर्जी के आगे आपको हथियार डाल देने चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फायदा हुआ? अभी तक पिंकी देखने तो नहीं लगी ना? मैं रोते हुए विवेक से कहने लगी, तुम्हारे जैसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। बस लोग मुझे डॉक्टर बाबा या फिर वेद का ही सजेशन दिया करते थे और मैं लोगों की बातों में आती रहती थी, जो जैसा कहता वैसा ही कर लिया करती थी। क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूं और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि भगवान की मर्जी में ही हमें भी राजी रहना चाहिए। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने विवेक के सामने हाथ जोड़ लिए थे। उसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत कीजिए, आप तो मेरी माँ हैं। मैंने भगवान से भी माफ़ी मांग ली थी। मेरे पति भी विवेक से मिलकर बहुत खुश हो गए थे।
फिर विवेक ने अपने बारे में बताया कि किस तरह से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी। उसने बताया कि जब वह हमारे घर से चला गया था तो उसको रास्ते में उसके दादा और पिता मिल गए थे, जो कि उसकी ही तलाश कर रहे थे। उन्हें लगा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन वो अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए थे और विवेक को अपने साथ अपने घर ले गए थे। जब वह लोग विवेक को अपने घर ले गए तो वहां पर रहते रहते धीरे धीरे विवेक सबको पहचानने लगा था और धीरे धीरे उसकी याददाश्त भी वापस आ गई थी। वह अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। लेकिन याददाश्त वापस आने पर वह हमें नहीं भूला था। हम उसे उसी तरह से याद थे जिस तरह से हमने उसकी जान बचाई थी और उसे अपने घर में जगह दी थी। विवेक ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। उसकी फैमिली काफी अच्छी और पढ़ी लिखी थी। वो बहुत अमीर लोग थे। विवेक ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे पति तो विवेक को अपना बेटा ही मानते थे। मेरी जिंदगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो कि विवेक के आ जाने से पूरी हो गई थी। विवेक और हमारी फैमिली के रिलेशन काफी अच्छे हो गए हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। मेरी बेटी भी विवेक के साथ हमेशा बहन की तरह बिहेव करती है और अब देखते ही देखते मेरी बेटी 19 साल की हो गई है। विवेक की चाची को हमारी बेटी पिंकी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेज दिया था। और सबसे अच्छी बात तो यह है, जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया था वह लड़का बोल नहीं सकता था। दोनों में ही एक न एक कमी थी, इसलिए वह दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे थे। मैंने अपनी बेटी की शादी विवेक के चाचा के बेटे के साथ कर दी थी। मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है, क्योंकि वहां पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। शायद मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा था। उस लड़के में भी एक कमी थी और मेरी बेटी में भी एक कमी थी, जिस वजह से उन दोनों का नसीब एक साथ जुड़ा हुआ था और इसीलिए वह दोनों कभी एक दूसरे को किसी बात पर भी काम नहीं समझ सकते थे, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी बात का शिकार थे। फिलहाल दोनों बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है और जिस दिन से मेरी बेटी की शादी हुई है मैं अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई हूं, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत अच्छी ससुराल मिली है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।